हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जून और जुलाई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स। मतलब कोई भी करंट अफेयर ऐसा नहीं है जो जून जुलाई का छूट जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आप कह सकते हो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर से कवर किए गए हैं। तो कोई भी करंट अफेयर जो है हम छोड़ने वाले नहीं है। माई सेल्फ आशु बंसल। इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस रहेंगे वो केवल इंग्लिश में रहेंगे। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेरी बोलने की और समझाने की लैंग्वेज जो है वो क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ विच एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो, बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में कौन से एयरपोर्ट को जो है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो डिक्लेयर किया गया है, ये आपने मुझे आंसर बताना है। फटाफट आप सोच के आंसर रख लो और मेरे साथ मैच कर लो उसको। और आंसर क्या है दोस्तों, इसका डी आंसर है, कुशीनगर एयरपोर्ट। तो गाइज याद रखना है कुशीनगर एयरपोर्ट, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाना है। दो जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन से? एक तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में, वो चल रहा है। एक लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, वो चल रहा है। तीसरा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चौथा हमारे पास कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? आप कह सकते हो एग्जैक्टली जो है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये कल्चरल साइट के बेसिस पे जो है वो आप कह सकते हो बुद्धिज्म से रिलेट करके, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी की डेथ जो है वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और पूरे इंडिया में 27 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो याद रख सकते हो, इसमें दो तीन चीजें आपके काम की हैं, तो आपने याद रखना है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, अंडर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। तो इसमें बिल्कुल आप नाम से ही जो है वो आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह की स्कीम होगी। रोजगार देने के लिए स्कीम जो है दी गई है, और साथ ही साथ जो है वो क्या किया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाने की भी जो है वो बात कही गई है। मतलब हमने क्या करना है, सशक्त करना है जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि छोटे उद्योग हैं, उनको हमने क्या करना है, सशक्त करना है। और कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है? और इसको कवर किया गया है 31 डिस्ट्रिक्ट। तो गाइस याद रखना है 31 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो अब देख सकते हो यहां पे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है वो उत्तर प्रदेश में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स को। अब अगर ज़्यादा बिजनेस खुलेंगे तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या करने आएंगे, काम। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, आप सबको पता है। तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है पूरी कंट्री का, जिसमें 1.25 करोड़ लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है, स्कीम का नाम आप एक बार फिर से देख लो, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। तो इसको आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 31 डिस्ट्रिक्ट मतलब 31 डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ यूपी इज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट। आप सबको पता है लालजी टंडन जी का देहांत हो गया, तो आनंदीबेन पटेल जी को कौन से जिले का, सॉरी कौन से स्टेट का जो है वो अतिरिक्त प्रभार जो है वो दे दिया गया है। तो आपने बताना है कौन सी स्टेट का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, कौन से राज्य के अब वो गवर्नर जो है वो एज एडिशनल रहेंगे। अब अगर लालजी टंडन जी का देहांत हो गया तो इसका मतलब क्लियर है कि आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन उनका देहांत हो गया, तो उनकी जगह अब एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया, आनंदीबेन पटेल जी को। याद रखना आपने इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश विल गेट जीआई टैग फॉर डैश सून। किसके लिए जो है वो उत्तर प्रदेश को बहुत ही जल्दी जो है वो जियो टैग जो है वो मिलेगा, जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। और आप तस्वीर देख सकते हो, है तो वो आम ही, लेकिन कौन से दो तरह के आम की हम बात कर रहे हैं। तो फोटो से आप गेस कर सकते हो कि कौन से दो तरह के आम की बात कर रहे हैं। एक तो बनारसी लंगड़ा, एक चौसा आम, दोनों आम की हम बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा, डी। तो ये अभी मिला नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई कर दिया गया है, और ये बहुत ही जल्दी जो है वो जीआई टैग मिल जाएगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको करवाया था गोरखपुर टेराकोटा का, तो वो भी आपने याद रखना है, जीआई टैग। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जीआई टैग की महत्ता जो है वो बेसिकली क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जीआई इंडिकेशन टैग जो है वो एक्ट है, बेसिकली 1999 में इसको बनाया गया था, और 2003 में जो है वो ये जो चलाया गया था, आप कह सकते हो कि इसको लागू किया गया।
और इसको जो हम कह सकते हो कि हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के नाम से रखा गया है। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक जगह में बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, वो उस जगह की आप कह सकते हो पहचान है, तो उसके कारण जो है वो उसको एक टैग दिया जाता है ताकि और कोई उस चीज़ को ना बना सके और उसकी पहचान जो है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई नेचुरल हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सिर्फ उसी जगह पे जो है वो पैदा हो रहा है या उसी जगह की खासियत, उसी जगह के लोग उसको कर रहे हैं, तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इसके फायदे तो बहुत से हैं, लाइक क्वालिटी आपको मिलेगी, आपको एक डिस्टिंक्टिवनेस मिलेगी, मतलब आपको एक अलग प्रोडक्ट जो है वो वहां पे मिलेगा, तो डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो वहां पे आपको मिलेगी। और उस प्लेस को जो है वो फेमस भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें टूरिज्म भी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मेंस के लिए मैं ये चीज ऐड की थी मैंने, ताकि आपको पता लग जाए एक्चुअल में जीआई टैग जो है वो क्या होता है। तो इसमें सिक्योरिटी रहती है कि कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता, आपके नाम का मिस यूज नहीं कर सकता उस चीज को। तो कस्टमर्स को भी आसानी होगी कि वो देख सकते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में कहाँ से मिल रहा है। और आपने एक बात और याद रख लेनी है इसमें कि इसकी वैलिडिटी जो है वो कितने साल की होती है, 10 साल के लिए एक बार जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाता है। और एक इंफॉर्मेशन और ऐड करूंगा कि पहला प्रोडक्ट जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था वो कौन सा था, दार्जिलिंग टी था गाइस। इसको याद रखना है फ्रेंड्स, दार्जिलिंग टी सबसे पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है वो मिला था, दार्जिलिंग टी। और वो कौन से ईयर में मिला था, 2004-5 में। और इसके लोगों को भी जो है वो दिया गया था। तो याद रखना है इसकी सारी चीजें जो भी मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं आपको। और मैं आपको गोरखपुर टेराकोटा के बारे में बता ही चुका हूं, तो लास्ट वाली वीडियो जिसने नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, ताकि आपको गोरखपुर टेराकोटा के बारे में भी पता लग जाए। ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऐप हैज द फैसिलिटी फॉर स्किल मैपिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन 50 ट्रेड्स। मतलब 50 अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाएगी, ताकि सक्षम किया जा सके जो भी लोग बाहर से आए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अपनी ही स्टेट के जो बंदे हैं, उनको स्किल सिखाई जा सके, ताकि वो अलग अलग काम जो हैं वो कर सकें और अपने रोजगार को बढ़ा सकें। तो आपने बताना है कौन सी ऐप के थ्रू जो है वो ये स्टार्ट किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जाएगी वर्कर्स की और उनको ट्रेनिंग के लिए जो है वो सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और वो कौन सी ऐप है, वो है अभय आत्मा रोजगार भारत ऐप, या इसको आप ये भी कह सकते हो अभय आत्म निर्भर भारत ऐप। तो ये दो नाम से जो है वो जाना जाता है, तो एक नाम मैंने यहां पे लिख दिया, अभय दैट इज आत्मनिर्भर भारत ऐप। तो बस आत्मनिर्भर तो आपको पता ही है, मोदी जी का स्लोगन है, अभय अपने साथ में लगा देना। तो अब आत्मनिर्भर भारत ऐप, तो याद रखना है इसको। तो इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी जो है वो बनाई गई हैं, जिसके तहत जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड की जाएंगी, ताकि वो वीडियो को देख सके और ट्रेनिंग जो है वो वहां से ले सके। दिस ऐप विल ऑल्सो इनेबल द वर्कर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस स्कीम्स बीइंग रन बाय द लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट। और उनको स्कीम्स के बारे में भी पता लगेगा इस ऐप के थ्रू, ताकि वो उसका लाभ ले सकें। और साथ ही साथ जो है उनकी वर्कर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से इस ऐप पे जो है वो चीजें डाली जाएंगी, ताकि उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो आपके लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्वेश्चन बनाया है कि इस ऐप का नाम आपने याद रखना है, और ये ट्रेनिंग देने के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू फिजिकली वेरीफाई बेनिफिशियरी ऑफ विच स्कीम। मतलब घर घर जाके जो है उसको लाभार्थियों को देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आप तक वो स्कीम पहुंची है या नहीं पहुंची, उसका लाभ जो है वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो हम कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश घर घर जाके लाभार्थियों से मिलेगा और देखेगा कि उन तक स्कीम पहुंची है या नहीं। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं कौन सी स्कीम की, मैच करो मेरे साथ आंसर। आंसर क्या होगा, सी, पीएम किसान सम्मान स्कीम। और आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान स्कीम के तहत जो है वो 6,000 रुपए हर साल जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखा जाएगा कि सारे किसानों को या सारे लाभार्थियों को क्या ये स्कीम का फायदा जो है वो मिला है। और आपने याद रखना है इसमें एक दो चीजें कि ये 6,000 रुपए जो है वो मिलेंगे, वो केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलेंगे, केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, मतलब छोटे और सीमांत जो फार्मर्स हैं उनको जो है वो मिलेंगे। और दिस एक्सरसाइज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड कब किया जाएगा, 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में ये काम किया जाएगा।
एंड विल कैटर टू 5% ऑफ टारगेट बेनिफिशरीज, और 5% जो है बेनिफिशरी जो है इसमें कवर कर लिए जाएंगे। विद नियरली 2.5 करोड़ फार्मर्स, मतलब 2.5 करोड़ फार्मर, यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी मंथ, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट उसमें बेनिफिशियरी भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। द स्कीम हैज स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर इंश्योरिंग वेरिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब इसकी निगाह कौन रखेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इसकी निगाह रखेगा। द स्टेट गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू अपॉइंट नोडल ऑफिसर, ताकि इसको सुपरवाइज किया जा सके, वेरिफिकेशन हो सके और सब तक इसका लाभ जो है पहुंच सके। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो 6,000 रुपए जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाए, ताकि उनका लाइवलीहुड जो है वो अचीव हो सके, रहने योग्य जो सामान है उन तक पहुंचाया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं। तो याद रखना आपने कौन सी स्कीम को घर घर जाके चेक किया जाएगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान स्कीम। नेक्स्ट आते हैं यूपी गवर्नमेंट टू फॉर्म डेडिकेटेड फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग तरीके से देखा जाएगा कि कहीं पे दंगे ना हो, कहीं पे कोई मार कुटाई ना हो, कहीं पे कोई लड़ाई ना हो, और अलग अलग जगह पे, ये बहुत ही मेन जगह पे जो है वो ये फोर्स को तैनात किया जाएगा। और इस फोर्स का नाम जो है वो बेसिकली क्या है, ए आंसर है दोस्तों, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। याद रखना है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, और ये केवल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये बहुत ही जगह पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोर्ट्स के बाहर, मेट्रो रेल्स के बाहर, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, बैंक्स या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टेट की हैं, तो वहां पे इनको तैनात किया जाएगा। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी इसी बात के लिए, और इनको स्पेशल इक्विपमेंट भी जो है वो दिए जाएंगे। और इवन रिलीजियस प्लेसेस के बाहर भी जो है वो इनको तैनात किया जाएगा। अभी 5 बटालियन मतलब 5 यूनिट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं इसके लिए, ताकि अलग अलग जगह पे इनको जो है वो लगाया जाए, और भी जो है वो क्या किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, ताकि और भी जगह पे जो है वो इनको लगाया जा सके और स्टेट जो है वो सुरक्षित बन सके। तो हमने याद रखना है योगी आदित्यनाथ जी का ये इनिशिएटिव कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिस्ट्रिक्टेड विच कोऑपरेटिव बैंक इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में किस सहकारी बैंक को 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। उन्होंने कह दिया कि कोई आप किसी को पैसा नहीं दोगे और ना ही किसी से पैसा लोगे, मतलब बेसिकली वो बैंक में पैसा जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इसलिए जो है वो किसी से पैसा लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि पैसा लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, तो वो बैंक के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। और ना ही किसी को कर्ज देना है, क्योंकि पता नहीं कर्ज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही जो है वो कर्ज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये कह दिया उस बैंक को कि आप जो है वो कर्ज जो है दिया हुआ है उसके पैसे वापस लो, और फिर जो है वो ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और 6 महीने के लिए आरबीआई ने इसके ऊपर जो है वो रोकथाम ला दिया है। और वो कौन सा बैंक है दोस्तों, मेरे साथ आंसर को मैच करो। आंसर क्या है इसका, बी, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। आंसर क्या है, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। इसके ऊपर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लोगो यहां पे आपको दिख रहा होगा। और बैंक अपने ऊपर किसी प्रकार की देयता नहीं ले सकता, मतलब कोई भी बर्डन अपने ऊपर नहीं ले सकता। वह ना निवेश करेगा, ना ऋण देगा, खातों में जमा नहीं लेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ना ही भुगतान करेगा। इस अवधि में वह केवल कर्जदारों से ऋण की वसूली कर सकता है, ताकि अपना एनपीए जो है वो दुरुस्त होगा, मतलब जो पैसा दिया हुआ था वो वापस लेगा और कुछ काम नहीं कर सकता। सिर्फ नाम याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सेटअप विच टाइप ऑफ कमीशन। देखो पहली बार हुआ है पूरे इंडिया में कि एक ऐसा कमीशन बनाया गया है ताकि इस कमीशन से जुड़े हुए जो भी लोग जुड़ेंगे उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। पहले आप फटाफट मुझे आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, कि कौन सा कमीशन जो है वो उत्तर प्रदेश ने बनाया और पूरे देश की पहली स्टेट उत्तर प्रदेश बन गई है ऐसा कमीशन बनाने के लिए। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, वर्कर वेलफेयर कमीशन। क्योंकि अगर आप देखोगे वोमेन कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, ये तो हर स्टेट में है, लेकिन वर्कर वेलफेयर कमीशन जो है वो हर स्टेट में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पहली बार इसको बनाया है। तो नाम से पता लग रहा है किसके लिए होगा, वर्कर्स वेलफेयर के लिए होगा। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली स्टेट बन गई है कि जिसने वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए उनको सारी तरह की सुविधाएं मिले, उसके लिए कमीशन जो है वो बनाया है। और इसका चेयरमैन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर साहब खुद होंगे इसके चेयरमैन, और मिनिस्टर फॉर लेबर जो हैं वो उनके कन्वेयर होंगे, मतलब उनके कन्वीनियर होंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और भी मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर होंगे, लाइक मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मेंबर होंगे, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लाइक अगर आप देखोगे यूपी गवर्नमेंट के अंदर
वो सारे के सारे मेंबर नहीं हैं। ये काफ़ी लोगों ने मुझसे, जब इस न्यूज़ को हमने जून में कवर किया था, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सारे के सारे मिनिस्टर, नहीं, सारे के सारे नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं, इसके मेंबर हैं। और इट विल हैव मिनिस्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एज दी वाइस प्रेसिडेंट। और जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के मिनिस्टर हैं, वो इसके क्या रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये 3-4 चीजें, बस इसमें 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या याद रखनी है। एक तो अपने कमीशन का नाम से पता लग रहा है किसके लिए, तो वो तो याद करने की जरूरत नहीं है, वर्कर्स और लेबर्स के लिए। चीफ मिनिस्टर क्या रहेंगे, चेयरमैन, और कन्वेनर कौन रहेगा, मिनिस्टर ऑफ लेबर रहेंगे। बस इतनी 2 चीजें याद कर लो और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। अकॉर्डिंग टू यूपी काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020, ये ऑर्डिनेंस है क्योंकि कोरोना के कारण जो है वो विधानसभा तो है नहीं, तो इसलिए जो जितनी भी चीज़ें इस टाइम पीरियड पे पास हुई हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू, अध्यादेश के थ्रू ही जो है वो क्या हुई हैं, पास हुई हैं। तो आपने याद रखना है यूपी काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस जो है वो उसको अमेंड किया गया, उसको चेंज किया गया है। तो उसके तहत काउ स्लॉटरिंग के लिए अगर कोई गो रक्षा के लिए विघन बन रहा है, गो को तंग कर रहा है, उसको उसकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है, तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना फाइन है। मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूँ, कम तो कितना भी हो सकता है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम की जो है वो बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें मेरे साथ ऑप्शन को मैच करोगा, इसका आंसर होगा, इसका सी आंसर होगा। 10 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। याद रखना, ये मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा। 10 साल की सजा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है, अगर आप काउ स्लॉटर है उस एक्ट के प्रावधान को नहीं मानोगे। 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का फाइन, और पहली बार एक बार वार्निंग भी दी जाएगी, उसमें 1 साल से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है, फाइन 1 लाख से 3 लाख तक हो सकता है। लेकिन ये पहले के लिए है, जब दूसरी बार करोगे ऐसा तो इतनी सजा जो है वो मिलेगी। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डिसाइड टू अडॉप्ट स्कीम ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश के ये डिसाइड कर लिया कि हम फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल खोलेंगे। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल मैं आपको बताता हूँ, आपने फ्लैट्स देखे होंगे, फ्लैट्स में क्या होता है, एक घर है, उसके ऊपर फिर एक घर है, उसके ऊपर एक मकान है। ऐसे ही फैक्ट्रीज होंगी कि नीचे एक फैक्ट्री है, फिर ऊपर एक फैक्ट्री है, फिर एक ऊपर फैक्ट्री, इधर फैक्ट्री है, इधर फैक्ट्री है, तो हर फ्लोर में एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज, अगर फ्लोर बड़ी हैं तो ऐसा मॉडल जो है वो यूपी में तैयार होने वाला है दोस्तों। और एक आप देखोगे, एक नया युग जो है वो उत्तर प्रदेश में आपको दिखेगा। और उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया कि वो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल जो है वो अपनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस डिपार्टमेंट की व्यवस्था ये है कि वो इसको अपनाएंगे। और आंसर मेरे साथ मैच करो फ्रेंड्स, आंसर क्या है इसका, बी, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इंडस्ट्रीज की हो रही है, इसलिए आंसर क्या होगा, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये आंसर इसका होना चाहिए। तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने कहा है कि इस तरह से बनाई जाएंगी ये फैक्ट्रीज। अब देखो, पहली फ्लोर पे फैक्ट्री है, दूसरी पे है, तीसरी पे है, चौथी पे, तो इस तरह से फैक्ट्रीज को जो है वो बनाया जाएगा। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन विच मल्टीपल नॉन पोल्यूटिंग यूनिट्स कैन ऑपरेट टू इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द इंडस्ट्रीज। क्योंकि अब इतनी लैंड इंडस्ट्रीज को चाहिए, और इतनी लैंड फिर लेके कहाँ पे आएंगे, कंजेस्टेड हो चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि डिफरेस्टेशन कर चुके हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो किस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से जो है वो अब इस सिस्टम को बनाया जा रहा है कि अब पहले तो घर ही जो है वो बहुमंजिला होते थे, उसमें हर मंजिल में जो है वो लोग रहते थे। अब फैक्ट्रीज भी जो है वो ऐसे बना करेंगी ताकि और ये इसमें खास बात है कि ये नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज ही लग सकती हैं ऐसे, क्योंकि पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो है वो फिर एक दायरे में नहीं समाएंगी सारी की सारी, इसलिए नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज। तो ये जो है वो किया जा रहा है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल क्या है, तो इसको याद रखना आपने कि क्या है, जो मैंने समझाया है। नेक्स्ट आ जाओ, उत्तर प्रदेश ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयमेंट टू 57,12,975, नंबर याद करने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट याद कर लो, 58 लाख या 57 लाख माइग्रेंट वर्कर्स अंडर विच स्कीम। मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी ने जो है वो पहला स्थान हासिल किया था। और आपने बताना है कि मुझे वो कौन सी स्कीम के अंदर उन्होंने इतना रोजगार दिया है जिसके अंदर उनको ये रैंक जो है वो मिला है। और आंसर क्या है इसका,
एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत उन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया है लोगों को। और एमजी नरेगा आपको पता ही है 2005 में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था, और साथ ही साथ इसमें 100 दिन का काम देना जो है वो क्या है, ज़रूरी है। मतलब 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, द एम्प्लॉयमेंट इज 18% ऑफ द टोटल वर्क जनरेटेड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन कंट्री। मतलब पूरे देश में जितना भी एमजी नरेगा के थ्रू काम जनरेट हुआ है, यूपी में 18% लोगों को वो काम मिला है। और यूपी के बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, लेकिन हमने तो यूपी का याद रखना है। दूसरा अगर याद रखना है तो आप राजस्थान का याद कर सकते हो। और 100 दिन का काम दोस्तों जो है वो इसमें दिया जाता है। और एमजी नरेगा के बारे में मेरे ख्याल से जो भी यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबको पता है एमजी नरेगा के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ एन अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। एक नया पार्क बनाया जा रहा है, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि हमने 2022 तक 175 गीगावाट मतलब 175 गीगावाट जो है वो एनर्जी क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, जिसमें 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी होनी चाहिए, 60 गीगावाट जो है वो विंड एनर्जी होनी चाहिए, और 10 गीगावाट जो है वो बायोफ्यूल होना चाहिए, 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो ये टारगेट है कि इतनी क्लीन एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, और वो 2022 तक हमने क्या करना है, पूरा करना है। तो अभी इसी के तहत जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगाया गया है, ताकि वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज जो है वो ओपन हो सकें। तो आपने मुझे बताना था कि वो प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया जा रहा है। ये आपके पास ऑप्शन है गाइस, फटाफट 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, आंसर आप सोच सकते हो। और समझाते समझाते मेरे ख्याल से आपने ऑप्शंस देख ली होंगी, और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या है, ए आंसर है फ्रेंड्स, यूपी नेडा और टीएचडीसी। यूपी नेडा मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और टीएचडीसी क्या है, टेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है ऐसा कि उत्तर प्रदेश नॉन कन्वेंशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए यही फेमस है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। और इनिशियली टारगेट क्या है कि 600 मेगावाट सोलर पार्क जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें 2400 करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 4 करोड़ पर मेगावाट के आसपास जो है इतना खर्चा जो है यहाँ पे आएगा। और यूपी गवर्नमेंट इसको सोलर एनर्जी पॉलिसी के थ्रू जो है वो खोल रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी पॉलिसी है जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने क्लीन एनर्जी को क्या करना है, यूज करना है और उसको लगाना है। और अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो स्कीम आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा टारगेट जो है वो क्या है। तो याद रखना किसने इसको बनाना है और कौन सी पॉलिसी के अंदर इसको बनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन, यूपी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च बाल श्रमिक विद्या योजना फॉर चाइल्ड लेबरर्स हु आर डैश ईयर्स ओल्ड। तो आपने मुझे बताना है कि मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया, लेकिन कितने वर्ष के बालिकों के लिए उसको जो है, या बाल या बालिकों के लिए स्टार्ट किया है। तो आंसर उसका क्या है, आपने इस ऑप्शन में से बताना है मुझे, और आंसर मैच करो मेरे साथ। आंसर क्या आएगा इसका, सी आंसर आएगा दोस्तों। 8 से लेके 18 साल के बच्चों के लिए उन्होंने ये स्कीम को स्टार्ट किया है, बाल श्रमिक विद्या योजना। वो बच्चे जो कि मजदूर के बच्चे हैं, मजदूर काम पे जाते हैं और अब बेसिकली उनके पास काम नहीं है, इसलिए बाल श्रमिक विद्या योजना 2020 जो है वो स्टार्ट की गई। इस योजना के अंतर्गत यूपी के अनाथ बच्चों और मजदूर के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता जो है वो प्रोवाइड करेगी। याद रखना है, आर्थिक सहायता जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य के बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। मतलब अगर लड़का है तो 1000 रुपये हर महीना, लड़की है तो 1200 रुपये प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा, अगर वो अनाथ हैं बच्चे या फिर किसी मजदूर के बच्चे हैं। और अगर वो 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उसको पास कर रहे हैं तो उनको हर वर्ष 6000 रुपये भी जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। और 2000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा, 2000 बच्चों को क्या दिया जाएगा, इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। तो बहुत ही फायदेमंद है। 2000 बच्चे इससे जो है वो पढ़ेंगे, आप कह सकते हो वो और तरह के काम जो है वो इसमें कर सकते हैं, उनको पैसे मिलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी बुक्स जो हैं, अपनी परिवार को जो है वो क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो याद रखना है कितने रुपए दिए जा रहे हैं
और किनको मिल रहे हैं, 8 से 18 वर्ष के बच्चों को मिल रहे हैं, और बालिका बालकों को कितने दिए जा रहे हैं, और 6,000 रुपये किनको मिल रहे हैं, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना याद रखोगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन इसी से रिलेटेड, ए मेगा ड्राइव टू प्रोवाइड मनी टू नीडी पर्सन्स एट देयर डोर स्टेप वाज लॉन्च्ड बाय यूपी सर्कल फॉर द पोस्टल डिपार्टमेंट। देखो लोगों के घर तक पैसे पहुंचाना, क्योंकि कोविड है तो पैसे जो है वो आप इधर उधर जाके नहीं ले सकते, तो क्या है कि पोस्टल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पैसे पहुंचाने का काम कर रहा है। और यूपी पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स को एक दिन में पैसे जो है वो घर तक पहुंचा के आए हैं, जो पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू पैसे भेजते हैं। और ये यूपी पोस्टल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रहा है डिपार्टमेंट का कि उन्होंने एक ही दिन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसे जो हैं वो पहुंचाए हैं। और उन्होंने 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो एक दिन के अंदर पहुंचाई हैं। और कितने लोगों ने की है, 2.74 लाख पीपल इन द स्टेट थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार के थ्रू पैसे जो हैं वो भेजे गए थे और उसको जो है वो यूपी पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से पहुंचाए गए। तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है ना, कि आपको एक आइडिया हो जाए, बाय चांस बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनर ने क्वेश्चन र्यूड होकर डाल दिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वन मार्क कर लियो। गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट सक्सेसफुली इंस्टॉल्स ट्रू नाट मशीन्स इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस मशीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रू नाट, वो आपको ये पूछेंगे ट्रू नाट मशीन जो है वो और किस डिजीज को जो है वो ख़त्म करने में जो है वो हेल्प करती है। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन पहले आंसर मुझे इसका बताओ कि ट्रू नाट मशीन जो है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, 75 डिस्ट्रिक्ट में, सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसको सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया जाएगा, इवन लॉन्च कर दिया गया है ट्रू नाट। तो आपने देखना है ये मशीन इस तरह से आपको दिखेगी, और इसमें क्या है कि 20,000 कोविड टेस्टिंग पर डे जो है वो होनी चाहिए। अब तो 1 लाख पे पहुंच गए हैं, तो ये क्योंकि जून की न्यूज़ है तो इसमें 20,000 जो है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज 1 लाख हो गया अब तो इसमें क्या होता था मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो है वो 1 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। तो ये ट्रू नाट मशीन का ये फ़ायदा है कि 1 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, अगले दिन नहीं आता। और इसमें इसका मतलब एक दिन में 20 से 25 सैंपल जो है वो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और कौन सी बीमारी के लिए इस मशीन का जो है वो यूज़ किया जाता है, आपने याद रखना है, टेस्टिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, टीबी के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर, याद रखना है, व्हेन देयर विल बी नो कोविड टेस्ट दिस मशीन विल हेल्प इन द टेस्टिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, ट्रू नाट याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव 50% ऑफ सब्सिडी ऑन पीपीई किट। अब आप बहुत बार सुन चुके हो अपने आसपास कि भाई वाइट कलर की उसने पीपी किट पहनी हुई है तो उसको कोरोना नहीं होगा, है ना, वो रोक लेती है। तो भाई मुझे ये बता दो कि पीपी किट की फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा है, डेली सुनते हो आप। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ पे पीपी किट्स को बनाएगा स्टेट में, हम उसको 50% की सब्सिडी देंगे। मतलब अगर 50 लाख रुपए लग रहे हैं बनाने में उस फैक्ट्री को, तो 25 लाख रुपए जो है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे पीपीई किट का जो है वो पूरा का पूरा उसका पूर्ण रूप है वो मुझे आप बता दो कि क्या होता है। हाँ जी, रोज सुनते हो, आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या है इसका, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस तरह से कवर किया है, नहीं तो हम सब्सिडी भी पूछ सकते थे कि कितनी दी जा रही है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि रोज आप जो वर्ड सुनते हो क्या उसके बारे में आपको पता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपने इस बात को याद रखना है। आप देख सकते हो पीपी किट बेसिकली, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आप देखोगे, पीपी किट जो सरकार की तरफ से भी दी जाती है, तो इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है। हेड कैप, सेफ्टी ग्लव, सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं ताकि कोई भी तरह की बीमारी जो है वो आप तक ना पहुंच सके। तो याद रखोगे पीपी किट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, विच फॉरेस्ट इन द सहारनपुर सर्कल रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट इनटू टाइगर रिजर्व। तो सहारनपुर सर्कल का एक जंगल जिसको रिक्वेस्ट किया गया है टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने का अनुरोध जो है वो किया गया है। तो आपने मुझे बताना है वो कौन से फॉरेस्ट, कौन से जंगल की हम बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या है इसका, सी आंसर है। शिवालिक फॉरेस्ट को कहा गया है कि क्या बना दिया जाए, टाइगर रिजर्व जो है वो बना दिया जाए। ये अभी रिक्वेस्ट जो है वो की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बंगाल टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये आपने याद रखना है कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर याद रखना है ये किसके पास आता है, कर्नाटका के पास आता है। तो इस चीज़ को याद कर लेना, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा और दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखोगे, दिमाग में भी रखोगे इस पिक्चर को, तो भी आपको याद रहेगा।
तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पे देखोगे, यूपी में टोटल टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 173 है। स्पेशली मैंने आपके लिए यूपी पीएससी के लिए इस चीज़ को डाटा को लिखा है, तो याद रखना आपने 173 टोटल टाइगर पॉपुलेशन है। और टाइगर पॉपुलेशन लाइक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस बिजनौर में, दुधवा टाइगर रिजर्व तो आपको पता है लखीमपुर में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत में। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट, और टोटल टाइगर पॉपुलेशन 173 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी अभी, ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को क्वेश्चन पता होगा, इतना ज़्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, आप आराम से आंसर बता सकते हो। विच मिशन टू प्लांट 25 करोड़ सैपलिंग अक्रॉस यूपी। यूपी में 25 करोड़ पौधे लगाने का एक मिशन जो है वो डिसाइड किया गया आदित्यनाथ जी की तरफ से, और उसका उद्घाटन किया गया। आपने उस मिशन का नाम बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका इतना ज़्यादा विस्तारित तौर से जो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि आप सब लोग जो है वो आंसर बता सकते हो। इसका आंसर बी है, मिशन वृक्षारोपण। वृक्षारोपण के तहत जो है वो 25 करोड़ पौधे लगाने का जो है वो निर्णय लिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो याद रखोगे इसको, मिशन वृक्षारोपण। और आप देख सकते हो जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने पौधा लगा के जो है वो इसकी शुरुआत की थी, और ये 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन जो है ये प्लांटेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट की गई थी। और 201 अलग अलग स्पीशीज, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ के उन्होंने कहा है कि ऐसे पौधे लगाने हैं, लाइक फ्रूट हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, या फिर शेडी हो गया कि छाँव दे रहे हैं, फॉडर हो गया, चारे वाले प्लांट्स हो गए। तो ये सारे आपने जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो हर तरह के 25 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाने का प्रावधान जो है वो इसमें रखा गया है। मिशन वृक्षारोपण दोस्तों याद रखना है इसको। यूपी गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस किया था उस टाइम पीरियड पे कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो बोर्ड परीक्षा में टॉप करेंगे उनको हम कितना पैसा देंगे, ये आपने मुझे बताना है। और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, साथ में लैपटॉप भी दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये बताना है आपने कि कितने पैसे दिए जाएंगे। तो आंसर मेरे साथ मैच करो, और ये आंसर क्या है, डी, 1 लाख रुपए जो है वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लैपटॉप और 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो टॉपर्स को दिया जाएगा। और उनके घर तक रोड भी जो है, पक्की रोड जो है वो बनाई जाएगी अगर नहीं बनी हुई, और उस रोड का नाम भी जो है उनके नाम पे रखा जाएगा। देखो ये एक अलग तरह से इनिशिएटिव है, और बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे कि हमारे घर तक हमारे नाम से रोड जो है वो जानी जाएगी। और बहुत ही अच्छा मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा इसके बारे में। और यूपी बोर्ड इवेल्युएटेड 2 करोड़ आंसर शीट्स इन 21 दिन, और ये भी एक रिकॉर्ड है कि 21 दिन के अंदर 2 करोड़ बच्चों की आंसर शीट उन्होंने चेक कर दी। और यूपी बोर्ड जो है वो डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो वो स्टूडेंट्स को देगा, और क्लास 12th विल बी प्रोवाइडेड विद द डिजिटल सर्टिफिकेट बाय जुलाई। तो मतलब बोर्ड के बच्चों को जो है वो डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो वो दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट में, 1 लाख रुपए और लैपटॉप। और याद रखना है कि रोड भी जो है वो बनाई जाएगी। हु एनोग्रेट्स धर्म चक्कर डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्कर डे जो है वो मनाया गया यूपी के अंदर, किसने इसको एनोग्रेट किया है ये आपने मुझे बताना है, किसने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। और आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। तो आप देख सकते हो रामनाथ कोविंद जी ने धर्म चक्कर डे का जो है वो उद्घाटन किया है। ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की तरफ से जो है वो अरेंज किया गया था, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन से ही जो वर्चुअली जो है वो इसको क्या किया, एनोग्रेट किया। और ये अष्ट पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है। ए फुल डे ऑन पूर्णिमा विच अकर्स इन द हिंदू मंथ ऑफ अशद, दैट इज जुलाई, एज पर द इंडियन सन कैलेंडर। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि धर्म चक्कर दिन जो है वो उद्घाटन जो है वो किसने किया, रामनाथ कोविंद जी ने, और वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है वो क्या किया गया, कवर किया गया। तो ये दिन क्या याद करवाता है, द डे रिमाइंड्स द बुद्धा ऑफ हिज फर्स्ट सरमन, क्योंकि पहला सरमन, पहला धार्मिक लेक्चर उन्होंने कहां पे दिया था, आपको पता है कि सारनाथ में जो है वो पहला लेक्चर उन्होंने दिया था। तो इसीलिए जो है धर्म चक्कर डे बनाया जाता है, क्योंकि वो तीसरी स्टेज थी उनकी लाइफ की जिसको धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसलिए धर्म चक्कर परिवर्तन सुता, जो कि आप कह सकते हो कि धर्म चक्कर परिवर्तन की स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म इज मेड अप ऑफ 4 सेक्रेड ट्रुथ्स एंड नोबल 8-fold पाथ। तो आपको पता है अष्टांग विधि, अष्टपाथ जो है वो किसने बताया था, महात्मा बुद्ध ने बताया था। और 4 सेक्रेड ट्रुथ की सारे संसार में दुखी हैं, सारे जने जो हैं वो दुखी हैं, और दुखों
दुखों का एक ही कारण है कि वो क्या है, आपकी इच्छा, और इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको 4th में लिखा हुआ था कि 8-fold पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, धर्म चक्कर, और तीसरी स्टेज धर्म चक्कर परिवर्तन से रिलेटेड है, तो सारनाथ याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को डायरेक्टर जनरल कंडेम्स असैसिनेशन ऑफ विच जर्नलिस्ट। जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आपको पता लग जाएगा यहाँ पे, और किस जर्नलिस्ट की जो उनको मारा गया था उसकी डेथ के ऊपर जो है वो उन्होंने शोक जताया है। ये इसलिए क्वेश्चन को कवर किया गया ताकि एक तो आपको यूनेस्को के बारे में पता लग जाए कि कब बना और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, और उन्होंने कौन से जर्नलिस्ट के मारे जाने पे दुख जताया है कि जो राइट टू फ्रीडम है वो बेसिकली क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्योंकि इस पर्सन का नाम है शुभम मणि त्रिपाठी, आप देख सकते हो अपनी फोटो में। इन्होंने जो रेत माफिया है उसके बारे में जो है वो बताया था, जिसके बाद उनको जो है वो मार दिया गया। शुभम मणि त्रिपाठी याद रखोगे नाम। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों है पेरिस में, याद रखना है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे है, पेरिस में। और यूनेस्को का अगर आप देखोगे इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 में, 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेड कौन है, आंद्रे ऑजले। तो याद रखना है हेड कौन है, ऑड्रे अजोले भी कह सकते हो, आंद्रे ऑड्रे अजोले भी कह सकते हो। तो याद रखना है ऑड्रे अजोले या आंद्रे ऑड्रे अजोले। तो ऑड्रे अजोले के नाम से जो है वो फेमस हैं, याद रखोगे हेड कौन है, ऑड्रे अजोले। ए से आप याद कर सकते हो। तो शुभम मणि त्रिपाठी, इसके बारे में उन्होंने दुख जो है वो जताया है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश का, उन्होंने एक ई मैगजीन लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, बच्चों के लिए और साथ ही साथ जो है टीचर्स के लिए भी। और आपने याद रखना है बच्चों के, कौन से बच्चों के लिए बात करें, प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए एक पत्रिका जो है वो लॉन्च की है उन्होंने। और उस पत्रिका का नाम क्या है, लाइब्रेरी खिड़की। याद रखना है क्या नाम है, लाइब्रेरी खिड़की। पहले स्टेट गवर्नमेंट ने, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट लाइक राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, उन्होंने ई ग्रंथालय नाम से एक स्टार्ट किया था, वो भी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी थी। लेकिन ये है लाइब्रेरी खिड़की, ई पत्रिका का नाम है। तो ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट्स की तरफ से किया जा रहा है, टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके जो है वो इस मैगजीन को जो है वो लॉन्च किया गया। और ये मैगजीन जो है स्टूडेंट और टीचर तक पहुंचाई जाएगी हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस ए वीक। ईच एडिशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 3 जो है बच्चों के लिए होंगे, 1 टीचर के लिए होगा। मतलब हर एडिशन में, जो हर हफ्ते 2 आएंगे एडिशन, तो हर एडिशन में जो है वो 4 पार्ट्स होंगे, मतलब 4 छोटी छोटी बुक्स होंगी, जिसमें 3 बच्चों के लिए होंगी, 1 किसके लिए होगी, टीचर के लिए। और यूपी जो है वो ऐसा दूसरा स्टेट है, मैं पहले बता चुका हूँ, राजस्थान ऑलरेडी जो है वो ऐसा इनिशिएटिव ले चुका है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को अलग अलग तरह के टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये भी जो है वो हफ्ते में भेजा जाया करेगा, ताकि वो अपने आप को, इवन बच्चे, पेरेंट्स और टीचर जो हैं वो अपने आप को क्या कर सकें, सक्षम बना सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें। और ये एक ऐप है, दीक्षा ऐप, जो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ किया थे, उससे इस मैगजीन को असेसिबल किया जा सकता है, क्योंकि ई मैगजीन है तो ऑनलाइन ही आएगी, फिजिकल मैगजीन जो है वो नहीं दी जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस हैव लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्री फ्रॉम गैंगस्टर्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द टॉप क्रिमिनल ऑफ द स्टेट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर दे सकते हो कि गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो सिंपल है, ऑपरेशन क्लीन जो है वो क्या किया गया, चलाया गया। तो याद रखना, ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं खराब करेंगे। यूपी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर होम। किसके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना जो है वो स्टार्ट की गई, और ये स्टार्ट की गई है दोस्तों शेड्यूल कास्ट के लिए। किसके लिए स्टार्ट की गई, शेड्यूल कास्ट के लिए। याद रखना आपने, शेड्यूल कास्ट के लिए इसको स्टार्ट किया गया। मेन पर्पज शेड्यूल कास्ट को ऊपर उठाना है, और टारगेट रखा गया है कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी टू 7.50 लाख डिस्प्लेस्ड एंड अनएम्प्लॉयड शेड्यूल कास्ट फैमिलीज अंडर द नवीन रोजगार छतरी योजना, कि उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। 7.5 लाख जो इधर से उधर डिस्प्लेस हो गए हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उनके लिए खास तौर से जो है वो इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। और 18 जुलाई आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका उद्घाटन किया गया, नवीन रोजगार छतरी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो इसको लॉन्च किया, और ये सारे तरह से डेवलपमेंट करेगी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्लस उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में काम करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नवीन रोजगार छतरी योजना। तो एक ही मतलब छत के नीचे जो है वो ले आएंगे उनको, और हर तरह का काम जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भव मंडप एट। कहाँ पे जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर का लॉन्च किया गया है, और उस कम्युनिटी सेंटर का लक्ष्य क्या है कि वो अलग अलग लोगों को रहने की जगह
उनको सोशल इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए, उनको स्किल देने के लिए, उनको रहने के लिए हर तरह की जो सुविधा है इस मंडप मतलब इस कम्युनिटी सेंटर की तरफ से प्रोवाइड जो है वो की जाएगी। यहाँ पे छत भी मिलेगी आपको, रहने के लिए जगह मिल रही है आपको, यहाँ पे आपको काम भी सिखाया जाएगा, हर तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिलेंगी। अभी उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया, आधारशिला रखी गई है, तो आपने बताना है कौन सी जगह पे इसको रखा गया है। तो आंसर क्या है दोस्तों, इसका रामपुर है। क्या है आंसर, रामपुर। सांस्कृतिक सद्भव मंडप याद रखना है, सांस्कृतिक सद्भव मंडप मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर, तो इसको याद रखोगे आप। और इससे क्या होगा कि सोशल कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी होगा यहाँ पे, कोचिंग दी जाएगी, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं। इवन यहाँ पे डिजास्टर से बचने के लिए लाइक कोविड-19 हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, उनसे बचने के लिए भी यहाँ पे आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो। और इसको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस स्कीम को, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों, सारा का सारा पैसा जो है वो इसमें कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मुख्तार अब्बास नकवी जी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो उन्होंने जो है वो इसकी आधारशिला जो है वो रखी है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मैं आपको बता चुका हूँ। और डेवलपमेंट डेफिशिट इन 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू एड्रेस द डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट, और ताकि उनको जो है वो क्या किया जा सके, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं खास करके जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको हम क्या कर सकें, ऊपर उठा सकें। टू इनकरेज एंटरप्रेन्योर्स, अगला क्वेश्चन आते हैं, टू इनकरेज एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश न्यू वेंचर एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड विच पॉलिसी। तो ये मैं आपको कल वाले अगर आप लेक्चर देखोगे उसमें भी बता चुका हूं कि नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को पैदा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सिडबी के साथ टाई अप किया था, मैंने बताया था सिडबी के साथ टाई अप किया है, और उन्होंने क्या बनाया है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड बनाया है। और कौन सी पॉलिसी के तहत, स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के तहत उन्होंने ऐसा किया है। और उसमें 15 करोड़ रुपए का चेक सिडबी को दे दी भी गया है, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में जो है वो करवाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। तो इसमें 100 इंक्यूबेटर्स लगाए जाएंगे और एटलीस्ट 10,000 स्टार्टअप जो है वो इसमें जो है वो लगाने का प्रावधान रखा गया है। मतलब 10,000 नए उद्योग जो है वो वहाँ पे अपने आइडिया के थ्रू आप लगा सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जिसमें उद्योग जगत को बेनिफिट हो सकता है तो आप वहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। 10,000 का प्रावधान जो है वो रखा गया है। तो इसमें जो है वो 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की जो है वो आशंका है। 50,000 लोग जो है वो इसमें एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं डायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके का मतलब है कि उनको सीधा सीधा काम मिलेगा। इनडायरेक्टली मतलब वो जुड़े हुए हैं, जैसे मैं कहूँ मैरिज पैलेस से कैटरिंग वाले जुड़े हुए हैं, कैटरिंग वाले से फिर खाने बनाने वाले जुड़े हुए, तो इस तरह से। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मिलेगी। और 5 साल के लिए जो है वो स्टार्टअप पॉलिसी की वैलिडिटी है। और याद रखना है सबसे पहले इसको स्टार्ट किया जा रहा है पूर्वांचल और बुंदेलखंड एरियाज में, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एरिया में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। सिर्फ इतना याद रखना है स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके तहत क्या किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए और मेंस में भी आपको लिखने में काम आएगा। नेक्स्ट और सबसे बड़ा इसी न्यूज के साथ है ये, वेयर विल बी द इंडियाज बिगेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेटअप। और सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर जो है वो कहां पे बनाया जाएगा, जहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है वो खोले जा सकते हैं और वहां पे सहायता भी स्टार्टअप्स को मिलेगी। और वो कहां पे खोला जा रहा है, वो तो बहुत ही सिंपल हो गया, लखनऊ में खोला जा रहा है। कहां पे खोला जा रहा है दोस्तों, लखनऊ में इसको जो है वो खोला जा रहा है। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग हैज डिलीवर्ड द लास्ट 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयरफोर्स। तो पहले तो ये आपने याद रखना है कि अभी अभी हमने जो है वो राफेल लिया है। तो राफेल तो हमने फ्रांस से लिया है और वो कहाँ पे आया है, वो अंबाला एयरबेस पे आया है, वो हरियाणा में आया है, तो उसका लेना देना नहीं है। लेकिन जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स आए हैं जो यूएस से आए हैं वो कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे आए हैं, वो यूपी के हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन या हिंदान एयरफोर्स स्टेशन पे जो हैं वो आए हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है, कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे रिसीव किया है, उसको हिंदान एयरफोर्स स्टेशन पे रिसीव किया गया। आप देख सकते हो ये है अपाचे हेलीकॉप्टर, कहां से लिया है, यूएस से। याद रखना है राफेल कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है हमने। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेल्टा रैंकिंग फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्लेस्ड एट 3rd इन इंडिया। आकांक्षात्मक जिले जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करना है सरकार ने, और काफ़ी जिले जो है वो आकांक्षात्मक जिले पूरे इंडिया में जो है वो डिक्लेयर किए गए, उनकी रैंकिंग के अंदर भारत में तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को दिया गया है। पहला स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ के जिले को मिला है, लेकिन तीसरा स्थान जो है वो यूपी के जिले को मिला है, और वो कौन सा है, बहरेच। याद रखना है बहरेच में जो है तीसरा स्थान हासिल किया है।
और आप देखोगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ की है उसने टॉप किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उसने ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। और दूसरा स्थान जो है वो रायबोई मेघालय में, और तीसरा स्थान आपको पता लगी गया बहराइच उत्तर प्रदेश को मिला है। तो एक अलग तरह का क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब होता है कि 90% से ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को डाले तो यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है वो। और आपको पता ही है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। जनरली 5 चीज़ों के ऊपर इसका लेवल फिक्स किया गया, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो। हर चीज़ जो कि एक नागरिक को आवश्यकता के तौर पे चाहिए ही चाहिए, तो वो चीज़ों को देख के देखा जाता है कि वहाँ पे सब लोगों तक पहुँची या नहीं पहुँची। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का रैंक कौन सा है, तीसरा है, और वो जगह कौन सी है, बहराइच है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच रोड इन लखनऊ नेम्ड आफ्टर फॉर्मर एमपी गवर्नर लालजी टंडन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लालजी टंडन जी के नाम पे कौन सी रोड का नाम जो है वो रखा गया है। सिंपल सा आंसर, और सिंपल सा आंसर क्या है, और वो आंसर है लखनऊ हरदोई। याद रखना है लखनऊ हरदोई को आज से जाना जाएगा टंडन मार्ग के नाम से। तो आप देख सकते हो लखनऊ हरदोई को टंडन मार्ग के नाम से जो है वो जाना जाएगा। एंड जो क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करने जो गए हुए हैं वहां पे उनको पता होगा कि जो गोल चौक वहां पे बना हुआ है, चौराहा बना हुआ है, उनको लालजी टंडन चौराहा के नाम से जो है वो जाना जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि लालजी टंडन जी का देहांत हो गया है और आनंदीबेन पटेल जी को क्या लगा दिया गया है, गवर्नर वहां का लगा दिया गया, एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द डेडलाइन गिवन बाय ट्रस्ट ऑफ राम मंदिर टू कंप्लीट द वर्क ऑफ राम मंदिर। तो ये तो आपको सबको ही पता है कि राम मंदिर को किस ईयर तक कंप्लीट करना है। पहले इसको 2022 तक कहा गया था, लेकिन अब 2024 तक जो है वो इसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो याद रखना है 2024 तक कंप्लीट करना है। और इस ट्रस्ट के अगर आप देखोगे टोटल मेंबर्स कितने हैं, 15 मेंबर हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल जो है वो उसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है जो इसकी कंस्ट्रक्शन को मैनेज करेगा कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन होगी। 15 मेंबर हैं इसमें। टोटल लैंड कितने के ऊपर बनाया जाएगा, 67 एकड़। 67 एकड़ अगर एग्जैक्ट पूछ लें तो आपने याद रखना है 67.703 एकड़ जो है वो लैंड के ऊपर बनाया जाएगा। और ये एक्ट कौन सा है, ये है अयोध्या एक्ट 1993। और इस ट्रस्ट को लीड कौन करेगा, याद करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है। द ट्रस्ट इज लेड बाय महंत नृत्या गोपाल दास जी। तो ये क्या है, इसके हेड हैं। जनरल सेक्रेटरी कौन है, श्री चंपत राय बांसल जी जनरल सेक्रेटरी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इस ट्रस्ट का, न्यू दिल्ली है। तो याद रखना है इस ट्रस्ट को लीड करने वाला बंदा कौन है, महंत नृत्या गोपाल दास। और जनरल सेक्रेटरी कौन है, श्री चंपत राय बांसल जी, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, हर घर जल योजना या प्रोजेक्ट इज लॉन्च फॉर विच रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। किस रीजन के लिए जो है हर घर जल प्रोजेक्ट जो वो स्टार्ट किया गया, ताकि हर घर में जो है वो जल पहुंचाया जा सके। जल जीवन मिशन आपने सुना होगा, उसके तहत जो है वो पूरे देश में 2024 तक सारे रूरल एरियाज में पानी पहुंचाया जाएगा। स्पेसिफिक मात्रा में अच्छी क्वालिटी का पानी जो पहुंचाया जाएगा। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक अपने रीजन में जो है, अपने एक एरिया में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ताकि वहां पे इस प्रोजेक्ट को खत्म किया जा सके और बहुत ही जल्दी सारे लोगों को जो है वो पानी पहुंचाया जा सके। और वो एरिया कौन सा है दोस्तों, वो एरिया है बुंदेलखंड। कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड। हर घर जल जो है वो सारे लोगों को पानी पहुंचाएगा बुंदेलखंड रीजन के। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया, मैं पहले बता चुका हूं, जल जीवन मिशन के तहत जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। ये प्रोजेक्ट पहले 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, लाइक महोबा, ललितपुर और झांसी को कवर करेगा। फिर बाकी एरिया में धीरे धीरे करके जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और पूरा का पूरा फेज जो है वो 2 साल में जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके सारी डिस्ट्रिक्ट और आप कह सकते हो कि सारे एरियाज में जो है वो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जल जीवन मिशन 2024 के अंदर जो है वो पानी जो है वो हर घर तक पहुंचा दिया जाएगा जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए स्पेसिफिक कैंपेन फॉर डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच डिवीजन। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप कह सकते हो या कौन सी डिवीजन के सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा जहां पे लोगों को घर घर जाके चेक किया जाएगा कोविड के लिए घर घर जाके चेक किया जाएगा। और वो डिवीजन का नाम आपने मुझे बताना है कौन सी डिवीजन है। और आंसर क्या है दोस्तों, इसका बी आंसर है मेरठ डिवीजन है, जिसमें लोगों को घर घर जाके जो है वो चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, ताकि बीमारी घर तक पहुंचने से पहले गवर्नमेंट के लोग जो है वो घर तक पहुंच जाएं, ताकि बीमारी को जो है वो अंदर ना आने दिया जाए। इसलिए इसका डोर टू डोर कैंपेनिंग नाम जो है वो रखा गया। मेरठ डिवीजन में स्टार्ट किया जाएगा। 6 जिले आते हैं मेरठ डिवीजन के अंदर, तो सारे जिलों में इस स्क्रीनिंग को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट इसको बहुत ही बड़े लेवल पे लेके जा रही है और धीरे धीरे करके
के इन्होंने पूरे यूपी में जो है वो क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है इसको। और ऑलमोस्ट जो है वो यूपी में बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो अब कब होने लगे हैं, तो उससे जो है वो फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। नेक्स्ट आते हैं, वेयर द फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र का उत्तर प्रदेश में जो है वो रखा गया, कौन सी डिवीजन में रखा गया ये आप मुझे बताओगे। तो फटाफट आंसर बताओगे कौन से डिवीजन में रखा गया है, इसका आंसर भी बताना है। ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑप्शन इसमें आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कौन सी डिवीजन में आता है, ये आता है रोहिलखंड डिवीजन में। कौन सी डिवीजन में आता है, रोहिलखंड में, जहां पे एक कृषि विज्ञान केंद्र का जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो रखा गया है। और रोहिलखंड रीजन में भी कहां पे, बदाऊं एरिया में, कहां पे, बदाऊं में जो है इसको रखा गया है, इसकी आधारशिला रखी गई है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो बनाना है। तो जगह याद कर लियो बस, चाहे रीजन यहां याद रहे कि रोहिलखंड है तो याद रखना है इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो आंसर क्या होगा, रोहिलखंड होगा, रोहिलखंड रीजन में ये किया गया है। और बदाऊं में उत्तर प्रदेश में जो है वो इसको लॉन्च किया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश में 86 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 86 कृषि विज्ञान केंद्र ऑलरेडी हैं। तो आपको बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद करना है कि 86 कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में, और नया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहां पे खोली गई है, बदाऊं में। तो आप देख सकते हो कृषि विज्ञान केंद्र क्या होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर होते हैं जहां पे किसानों को जोड़ा जाता है, आप कह सकते हो कि अलग अलग जगह से, ताकि वो अपने अनाज को, अपने फसल को जो है वो अलग अलग जगह तक पहुंचा सकें। और ये उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरह की, उनको बताते भी हैं कि कौन सी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। और फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो पुडुचेरी में इस्टेब्लिश किया था, 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस बात को अपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज ए न्यू चीफ विप ऑफ द बीजेपी इन राज्यसभा, और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। याद रखना है वो राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से मेंबर हैं। हु इज न्यू चीफ विप ऑफ बीजेपी इन राज्यसभा। और विप का मतलब आपको पता ही है, जो एक तरह से मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं इसको, कि ये क्या करते हैं, ये अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं। ये देखते हैं कि कहाँ पे कितने बंदे हैं हमारे, किस पार्टी के, लाइक ये बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कितने बंदे आए हैं। जब बिल पास होना होता है तो ये सबको नोटिस देते हैं कि आपने आना है, और देखा जाता है कि सारे बंदों ने हमें जो है वोट किया है या नहीं किया। तो विप का बहुत बड़ा काम है। और ये किसको लगाया गया, शिव प्रताप शुक्ला जी को। याद रखना है, शिव प्रताप शुक्ला जी राज्यसभा के मेंबर हैं यूपी से, और उनको चीफ विप लगाया गया है राज्यसभा का। तो याद रखना है आपने, राज्यसभा को उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने नारायण पंचरिया को जो है वो रिप्लेस किया, वो रिटायर हो गए। और विप का काम मैं बता चुका हूँ, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से स्टार्ट किया गया था। एक ऑफिसर होता है जो एक पोलिटिकल पार्टी का एक होगा, मतलब कांग्रेस का अलग होगा, समाजवादी पार्टी का, सबका अलग अलग होगा। उनका फंक्शन यही होता है कि वो पार्टी के डिसिप्लिन को देखता है, लाइक कितने मेंबर आए हैं, कितने नहीं आए हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ को इंश्योर करता है कि आज जो है वो हम वोटिंग कर सकते हैं, आज हमारे पास इतने मेंबर्स हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें नोट की जाती हैं। तो विप का फंक्शन बहुत बड़ा है। तो ये थे हमारे पास जून और जुलाई महीने के करंट अफेयर्स। तो ज़्यादा थे थोड़े से करंट अफेयर, लेकिन हमने कोई भी नहीं छोड़ा, हमने सारे के सारे कवर किए हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ताकि आप ऑप्शन देख के टिक कर सको उसको। फिर भी कोई डाउट आता है, इन पे आप ईमेल कर सकते हो, इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।